हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं। आज हम लोग एक ऐसे सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, एक ऐसे पार्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक ऐसा पार्ट है जो कि एक्चुअली में आप लोग अपने सामने देख सकते हो प्रैक्टिकली तरीके से कि कैसे सारी चीजें वर्क करती हैं। और मेरे ख्याल से इसका जो सिलेबस है ना, जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पावर सिस्टम, इसका सिलेबस आप ये मानिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 1/3 है। मतलब पूरा अगर 100% आपका सिलेबस है ना, तो 1/3 आपका सिर्फ पावर सिस्टम है। और मेरा ये मानना है कि भले ही इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन कम बनते हो आपके जे एग्जाम या ए एग्जाम में, ऐसा कुछ ट्रेंड देखने को मिला है कि अभी कुछ टाइम से इसके मार्क्स जो क्वेश्चन बनते थोड़ा कम बनते हैं। बट ये एक ऐसा पार्ट है कि अगर आपने इसमें कमांड बना ली तो आप बेरोजगार नहीं रहो। ठीक है ना? मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। एक होता है गवर्नमेंट जॉब को पाना और दूसरा होता है जॉब को पाना। अगर आप इस पार्ट को अच्छे से कर लेंगे, पावर सिस्टम अपनी कमांड बना के रखेंगे, पावर सिस्टम के हर एक पार्ट को आप अच्छे से समझ लेंगे, आपको जॉब पाना बहुत ही आसान आपके लिए हो जाए। क्योंकि जनरली जब कोई प्राइवेट इंडस्ट्री में आप लोग जाते हो तो वहां पे आपसे पावर सिस्टम के क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं और वहां पे आपके नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। ठीक है? तो चलिए हम लोग ज्यादा टाइम को डिले किए बिना हम लोग यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आप लोग के कमेंट्स भी देख लेता हूँ। अ वेरी गुड इवनिंग राहुल, प्रियेश, क्षितिज, कल्पना। आई एम गुड। यस, आज से नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। यस राहुल, आज नया सब्जेक्ट है ना, आज से नया सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है। आप लोग का भी देख लेता हूं मैं। अ वेरी गुड इवनिंग सुमित, रोशनी, खन्ना, प्रिंस। एक बार सभी लोग ऑडियो वीडियो भी कंफर्म करना, है ना। आपको यहाँ पे कुछ भी नोट डाउन नहीं करना ना, इसका मैं पीडीएफ आपको अभी क्लास के जस्ट कंप्लीट होने के बाद प्रोवाइड कर दूंगा। ज्यादा हो तो आप इसका प्रिंट आउट ले लेना, या फिर आपके पास पीडीएफ तो है ही है, क्लास के बाद उसको स्क्रॉल करके आप देखते जाना। बाकी यहाँ पे मैं तो आपको सारी चीजें बता ही रहा हूँ। तो चलो हम लोग बिना टाइम को कुछ डिस्टर्ब किए हम लोग यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके? देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कि हमारा पावर सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है? तो इसको मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, देखना। हमारे पास क्या होता है, जैसे थोड़ा सा हम लोग पहले पुराने जमाने पे चलते हैं। पुराने जमाने में मतलब मान लो किसी राजा का महल है ये। ठीक है? किसी राजा का यहाँ पे महल है। ओके? ये उनका बेड है, यहाँ पे बैठ के सोते हैं। ये यहाँ पे राजा जी सो रहे हैं। ठीक? अब इनको लगी गर्मी, इनके सामने आप लगते हैं ना पंखा लेके घूमते रहते थे जो, है ना। तो वो क्या कर रहे थे, मैकेनिकल एनर्जी इनको प्रोवाइड कर रहे थे। मतलब मैकेनिकल इसको फैन को रोटेट कर रहे हैं, तो इनको क्या हो गया, एनर्जी बढ़िया आराम से हवा मिल रही है, बढ़िया इनको अच्छा लग रहा, सो रही है। लेकिन यहाँ पे जो इनको हवा चलाता था, बाहर नहीं अंदर ही है, जो इस पंखे को घुमाता था, है ना, जो इन पंखों को घुमाता था, वो कौन था? कोई इंसान रहा होगा। ठीक है? कोई ह्यूमन बीइंग रहा होगा। तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलती थी? क्योंकि हमको ये पता है कि एनर्जी को ना तो हम कभी क्रिएट कर सकते हैं ना कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, तो इनको भी कहीं ना कहीं से तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही होगी। इलेक्ट्रिकल नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से उनको एनर्जी मिल रही होगी। तो हमको बाद में पता चला कि यार ये 1 घंटे फैन करते हैं, थक जाते हैं, तो कोई दूसरा आता है, तब तक पुराना वाला आके खाना पीना खाता है। तो मतलब वो खाने से एनर्जी प्राप्त कर रहे थे। ये कहाँ से एनर्जी इनको मिल रही थी? खाना खाने से इनको एनर्जी मिल रही थी। फिर कुछ बात पता चला कि एक ऐसी डिवाइस है, जैसे कि ये है, एक इंसान है जो एक सिस्टम है, जो कि एक डिवाइस है ना। जो इंसान है वो भी कहीं ना कहीं एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। खाना खा के इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है? तो हमको भी पता चला कि एक और डिवाइस है, इसकी जगह एक दूसरी डिवाइस हम लोग लगा सकते हैं, जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करे। तो हमने यहाँ पे फैन लगा दिया, राजा के घर के पास ऊपर मैंने फैन लगा दिया, जिससे जो कि मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसको देने वाला एनर्जी कौन है यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल। अब इलेक्ट्रिकल कैसे बनेगी?
इलेक्ट्रिकल को बनाने के पीछे का हमारे पास है कि हमारे पास बहुत सारे जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, बहुत प्रकार के तरीकों से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो सबसे पुराना है वो है क्या, थर्मल पावर प्लांट। और थर्मल पावर प्लांट एक्चुअली में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया किसने, ब्रिटिश वालों। क्योंकि बाहर देखिए, इंडिया के बाहर हम लोग कभी जाके देखें तो वहां पे ऑयल गैस पेट्रोल बहुत ज्यादा, तो उन लोग क्या करते थे, पेट्रोल को बर्न किया, ऑयल को बर्न किया, जो पेट्रोल नहीं ऑयल को बर्न किया, तो उससे क्या हुआ, हीट एनर्जी मिली, उससे वाटर को गर्म किया, स्टीम इंजन बन गया, स्टीम इंजन से उन्होंने अपना आराम से टरबाइन को घुमा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करी। तो वो होता थर्मल पावर प्लांट। वो इंडिया में कहां से आया, इंडिया में एक्चुअली में बाहर लोगों ने लेके आया, इंडिया में ज्यादा सक्सेस नहीं था ये, और ना आज भी ज्यादा सक्सेस नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में कोल बहुत कम है, जो फ्यूल है बहुत कम है। बट हमारे पास बहुत सारे तरीके बन गए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्रिएट करने के, है ना। पहला हमारे पास हो गया थर्मल, दूसरा हमारे पास आ गया हाइडल एनर्जी, दूसरा हमारे पास आ गया आजकल सोलर भी हो गया है, हमारे पास विंड आ गया। तो हजारों तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनका सबका आउटपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल 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 इलेक्ट्रिकल। तो हमने इतने प्रकार से क्या बना लिया, जनरेशन का, इसको बोलते हैं जनरेशन, जहां पे हमने किसी भी फॉर्म की एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया। ऐसा बहुत सी बुक्स में लिखा हुआ है कि जनरेशन मतलब मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, नहीं, जरूरी नहीं है। सोलर हमारा मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल नहीं करता। वो पुराने जमाने की बुक्स जहां बोल सकते हैं, जहां पे सोलर के बारे में ज्यादा बात नहीं होती थी। आज के सिनारियो में ये बोलना गलत है कि जनरेशन मतलब मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, है ना। सोलर एनर्जी भी हमारे पास है यहाँ पे, टाइडल एनर्जी भी है। तो हर चीज में आपकी मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन नहीं होता, ठीक है। वो आपका सिर्फ थर्मल में होगा, डीजल इंजन में होगा, पेट्रोल इंजन में होगा, लेकिन हर जगह नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका जनरेशन के बारे में। फिर जो जनरेशन हुआ ना, वो राजा के घर से बहुत दूर है, तो हमको क्या करना होगा यहाँ पे, हमको क्या करना होगा यहाँ पे, एक वायर के थ्रू उसको कनेक्ट करना होगा। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन, हम इसको बोलते हैं क्या, ट्रांसमिशन लाइन। ओके, अब यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन हो गई। अब जो ये क्या है, मतलब एक राजा का घर है और उसके घर के सामने आपके पास से आ गई वायर। अब यहाँ पे दो तीन महल और हैं, उनको भी एनर्जी चाहिए, उनके बारे में सबको ये प्रॉब्लम है। तो हमको क्या करना होगा, इनके घर के जस्ट बाहर हमने छोटी छोटी वायर से इनको कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। इसको मैं बोलता हूं आपका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि देखो, एक ऐसी वायर जो जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचे, लोड तक पहुंचे, इसको क्या, लोड। और ये आपका क्या, जनरेशन। तो एक्चुअली पावर सिस्टम क्या है, पावर सिस्टम एक फ्लो है। कोई अगर पूछे आपसे पावर सिस्टम क्या है, पावर सिस्टम एक फ्लो है जो कि आपके जनरेशन से लोड तक को कनेक्ट करता है। लोड मतलब यू डबल, अगर आपको पता होगा, यू डबल ही पावर सिस्टम का ही पार्ट। तो हमने क्या क्या चीज देखी, जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यू डबल हो गया। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे किसमें पढ़ने जा रहे हैं, अपने पावर सिस्टम से पढ़ने जा रहे हैं। जनरेशन हमने देख लिया, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। कभी कभी क्या होता है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में फॉल्ट आ जाता है, तो वो फॉल्ट होता क्या है, कैसे घटाएंगे। और कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने फॉल्ट को ठीक किया, 5 मिनट फिर से फॉल्ट आ गया, हमने ठीक किया 5 मिनट फिर से फॉल्ट आ गया। मतलब फॉल्ट को ठीक बस नहीं करना, हमको फॉल्ट की एनालिसिस करनी है भाई, है ना। फॉल्ट को क्लियर करना बस नहीं है, फॉल्ट की एनालिसिस भी करनी है कि वो फॉल्ट दोबारा ना हो, है ना। स्टेबिलिटी हमको समझनी है, स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर सिस्टम की, है ना। अगर आपको पता होगा, इंडिया में एक बार ब्लैकआउट डे हो चुका है, कब हुआ है वो मुझे देखना पड़ेगा एक बार, जुलाई में कभी हुआ था ब्लैकआउट डे। मतलब पूरे इंडिया में लगभग 70% पार्ट पे लाइट नहीं थी, ग्रिड फेलियर हुआ था। क्या होता है वहां पे आपके पास, ग्रिड फेलियर। और उसके पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास इस स्टेबिलिटी को लेके ज्यादा चीजें नहीं थी। इसकी भी एक मजेदार स्टोरी है ग्रिड फेलियर की। पहले क्या होता था ना कि जितनी भी ग्रिड है ना, अभी तो एक ही ग्रिड है आपके पास, नेशनल ग्रिड। पहले आपके पास एक ग्रिड नहीं थी, 5 ग्रिड थी, ठीक है ना, पांचों अलग अलग रीजन में काम करती थी। लेकिन अचानक जो जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है,
वहां पे कोई फॉल्ट आए, ग्रिड फेल हो गई, और आप सबको पता है कि वो एक एरिया बहुत सेंसिटिव एरिया होता है ना, वहां पे पावर होना बहुत जरूरी है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो हमारे अदर ग्रिड थे उन्होंने कॉन्टेंट बनाना शुरू किया, और उनको स्टेबिलिटी का पता नहीं था। स्टेबिलिटी मतलब आप ऐसा समझो ना कि एक कोई बस चल रही है, ठीक है, स्पीड से जा रही है, और आप खड़े हो, है ना, और बस में मान लो कोई प्रॉब्लम है, बस चल रही है, आप इसको ऐसे समझो, आप इसको ऐसे समझो, मैं बताता हूँ प्रॉपर तरीके से। जैसे मान लो आपके पास ये एक बस है, ठीक है ना, यहाँ पे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, और यहाँ पे आप पर बहुत सारी सीटें हैं ऐसी, ठीक है ना, अब बस यहाँ बढ़िया चल रही है आराम से, बस आराम से चल रही है। इसके अंदर कोई मान लो आपका दोस्त है, कोई भी है, उसका पर्स चोरी है, और आप यहाँ बाहर खड़े, बस यहाँ पे ऐसे जा रही है, आप यहाँ पे स्टैंड, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप डायरेक्टली जंप कर जाओगे क्या बचाने के लिए? नहीं, पहले आपको क्या करना होगा, दौड़ के इस बस की स्पीड को बीट करना होगा, तब जाके आप इसमें चढ़ सकते हो। अदरवाइज रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आएगा ना, और आप नीचे गिर जाओगे, है ना। तो यही होती है आपकी क्या, स्टेबिलिटी, जो आपको यहाँ पे देखने को मिली थी फॉल्ट, ग्रिड फेलियर के टाइम पे, क्योंकि हमको स्टेबिलिटी के बारे में पता नहीं था, हमको नहीं पता था कि एक ग्रिड खराब है, फेल है, दूसरा ग्रिड जा रहा है बचाने, तो बचाने के जगह खुद गिर जाता। और यही करके हमारे जो इंडिया में जो 5 ग्रिड थी उस टाइम पे, है ना, उसमें से 3 ग्रिड फेल हो गई थी। तब से हमको समझ में आता है कि ये स्टेबिलिटी चैप्टर क्या होता है, और इससे हम समझेंगे कि इस चैप्टर से हम कैसे अपने ग्रिड को बचा सकते हैं। दूसरा होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब जैसे हम लोग ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, है ना, तो हमको कंडक्टर, इंसुलेटर बहुत सारे यूज करने पड़ते हैं, है ना, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखें कि कैसे हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि पावर सिस्टम भी एक सिस्टम है भाई। हम लोग कंट्रोल सिस्टम जस्ट अभी 2 दिन पहले पढ़ के खत्म किए, तो ये सिस्टम भी एक क्या सिस्टम, वही सिस्टम जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कंट्रोल सिस्टम में, तो उसका भी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपिक ऐसा है कि हमारे पास बहुत सारे जनरेटर है ना, हमारे पास बहुत सारे जनरेटर हैं, और हमारे पास एक लोड है, उस लोड को पावर चाहिए, तो वो लोड को हम कौन से जनरेटर से पावर देंगे, वो डिपेंड करेगा कि किस जनरेटर का इंक्रीमेंटल कॉस्ट कम है। उसके बारे में बात करोगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है, कम होना क्या होता है, ज्यादा होना क्या होता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट का, है ना, और ये कैसे डिसाइड करेंगे। ये लोड डिसाइड करता है कि जनरेटर डिसाइड करता है, या फिर ग्रिड डिसाइड करती है कि किस लोड को कौन सा जनरेटर कितना पावर देगा। या फिर आप इसको अपनी भाषा में समझ लो कि जो जनरेटर पर यूनिट जनरेशन करने में ज्यादा पैसे लगा रहे हैं, उससे आप क्यों लोगे? अरे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, आपको फिर से बताता हूं। आपके पास बहुत सारे दुकान है, ठीक है, ये आपके घर है, यहाँ पे ये आपका घर है, ठीक है, आपके सामने 4 दुकान है, ए बी सी डी, चारों आपके बहुत अच्छे मित्र हैं। आप डेली इनके घर से कुछ ना कुछ अपने घर में सामान लाते हैं खरीद के, कभी किसी के यहाँ से दाल, किसी के यहाँ चावल, है ना। अब होता क्या है, मान लो ए वाली दुकान, ए वाले दुकान के पास राइस अच्छा मिलता है, तो आप राइस यहाँ से लेंगे। बी वाले के यहाँ दाल अच्छी मिलती है, दाल आप यहाँ से लेंगे। इसके यहाँ से आटा अच्छा तो आटा यहाँ से लेंगे, है ना। अब ऐसा नहीं कि दाल यहाँ से ले रहे हैं तो राइस भी यहीं से लें, तो भले महंगा पड़ रहा है, नहीं लोगे ना भाई। अगर ये जो राइस आपको दे रहा है 10 रुपए किलो, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, है ना, और ये दे रहे हैं 100 रुपए किलो, तो भले आप कितना अच्छा यार दोस्त हो, ये कि भले ही आपके घर के बिल्कुल सामने हो, आप कहाँ से लेके आएंगे? यहाँ से लेके आएंगे। तो बस वही चीज है, 4 जनरेटर, एक लोड है, इसको कुछ पावर चाहिए, तो ये नहीं देखता कि मेरे घर के पास ये वाला जनरेटर, इसे चले लूंगा, नहीं। ये चीज पुराना जमाना था, जो पहले अलग अलग ग्रिड थी वहां पे होता, अब सारी ग्रिड आपस में कनेक्टेड है, तो सभी लोग फ्री हैं कि वो कोई सा भी जनरेटर यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पर यूनिट कॉस्ट। या फिर आज की मतलब एक सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं कि जो नया जनरेटर होगा, है ना, उसकी इफिशियंसी अच्छी होगी, पर यूनिट कॉस्ट होगी अच्छी होगी, है ना, तो हम उससे सप्लाई लेंगे, है ना। जो पुराना हो गया उससे कम सप्लाई लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि किस जनरेटर का कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा लोड में, ठीक है ना। उसी चैप्टर को हम बोलते हैं इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब क्या? पैसे का देख के। लोड का मतलब लोड डिस्पैच, जनरेटर से कौन सा
लोड किसके हिसाब से, पैसे के हिसाब से डिस्पैच। आप इस पूरे वर्ड को समझो। इकोनॉमिक मतलब होता है पैसे के हिसाब से देखना है हमको। लोड मतलब आपको पता, लोड जो हमारे पास कनेक्टेड है। और डिस्पैच मतलब जनरेटर डिस्पैच करे। जैसे आपका पार्सल डिस्पैच होता है ना, कि आपका इस पोर्टल से आपका पार्सल डिस्पैच हो गया है, फिर आप लोग ट्रैक करते हो, वही जनरेटर आपका पावर क्या करेगा, डिस्पैच करेगा। किसके लिए, लोड के लिए। किस बेसिस पे, पैसे के बेसिस पे। कौन सा जनरेटर अच्छा है, उसके वो वाले जनरेटर का पावर ज्यादा देगा, और जो खराब जनरेटर है उससे पावर कम सप्लाई करेगा लोड को। तो ये एक तरीके से हमारे ग्रिड मींस, बात करेंगे ग्रिड के बारे में बात करेंगे, ग्रिड के बारे में भी बात करेंगे ना, आगे आएंगे सारे टॉपिक्स। ठीक है। ग्रिड मतलब अभी आपके लिए समझो कि एक ऐसा ग्रिड मतलब ये समझो कि एग्जांपल देना पड़ेगा। एग्जांपल की जरूरत है आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपने सही क्वेश्चन पूछा है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ये समझो कि अगेन एग्जांपल लेना पड़ेगा मुझे। जैसे आपका ये घर है, ठीक है। आपके घर पे ये आपके मान लो पिताजी हैं, पिताजी को नहीं बनाता हूँ मान लो मैं, ये मान लो आप हो, ठीक है। ये पिताजी हैं, ये आपके बड़े भैया हैं, ये आपके और बड़े भैया हैं, ये आपके पिताजी। ठीक। तो अब आप भी कहीं जॉब कर रहे हैं मान लो, आपके भैया भी कहीं जॉब कर रहे हैं, और आपके बड़े भैया भी कहीं जॉब कर रहे हैं, और आप भी कहीं जॉब, पिताजी भी कहीं जॉब कर रहे हैं, या फिर इनकी पेंशन आ रही कुछ, ठीक है। तो होता क्या है कि इनकी पेंशन इनके अकाउंट में आई, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आई, इनकी सैलरी इनके अकाउंट में आई, इनकी सैलरी एक अकाउंट। तो अभी कितने ग्रिड हो गए, 4 ग्रिड हो गए, 4 ग्रिड हो गए। अब हुआ क्या कि मान लो पिताजी की जो पेंशन आई वो 20,000 रुपए, 20 के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपके मान लो 50 के आई, आपके बड़े भैया को 60 के सैलरी, और इनको आई मान लो 1 लाख, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक। अब मान लो आपको कुछ रिक्वायरमेंट, कितने की, 2 लाख रुपए की। 2 लाख ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ 2 लाख लेता हूँ। आपको रिक्वायरमेंट है 2 लाख की। तो क्या आप सप्लाई कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास कितना 50 के है, सप्लाई नहीं कर पा रहे। और उसी टाइम पे जब आपके पास 2 लाख का रिक्वायरमेंट था, आपके भैया को कोई पैसे की खास जरूरत नहीं थी, इनको भी जरूरत नहीं थी, इनको जरूरत नहीं थी। लेकिन हुआ क्या, सबके अलग अलग ग्रेड है ना। तो किसी एक को सप्लाई करना बड़ा मुश्किल होगा, है ना। ये आप अपने खर्च को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको 2 लाख की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपकी सैलरी कितनी, 50 के। कितना आसान हो जाए जब इन सबको कनेक्ट कर दें, कितना आसान हो जाए खुद सोचो। जो भी ये जनरेट करेंगे, ये भी जनरेट करेंगे, जनरेट करेंगे, जनरेट करेंगे, सबको एक बॉक्स में, एक अकाउंट में फिक्स कर दो, ज्वाइंट अकाउंट बना दो। फिर 2 लाख देखो, आराम से आपका 2 लाख होते कि नहीं है, 1 लाख ये हो गया, 1,60,000, 2 लाख, 2 लाख कितना हो जाएगा, 10,000, 2,000, 2,30,000, तब भी आपका 30,000 बच रहा है। आपका 2 लाख निकल भी गए तो तब भी आपका 30,000 बच रहा है, घर का पूरा खर्च भी चल जाएगा। तो ये एडवांटेज है ग्रिड का, ग्रिड को आपस में कनेक्ट करने का। समझ में आया कि नहीं आया सभी को ये चीज। सर नो इंटरनेट कनेक्टिविटी शो कर रहा है, ऐसा कहे बोल रहे हो यार, बाकी लोग बोलो। इंटरनेट का इशू तो नहीं आ रहा भाई कुछ, ऐसा नक्को बोला करो यार। खन्ना, आपको ग्रिड का मीनिंग पता चला कि नहीं चला, अभी डाउट क्लियर है आपको। मैंने एक जगह वर्ड यूज किया ग्रिड, आपने पूछा ग्रिड क्या होता है, उसकी एक शॉर्ट टर्म में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ग्रिड क्या होता है, और एक तरीके से उसका फिजिकल मीनिंग क्या है आपकी भाषा में। चलो ऑल ओके, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो अब देखो हम लोग के पास टोटल पावर सिस्टम में 5 सब्जेक्ट हो गए, मतलब इसको मैं 5 पार्ट में डिवाइड कर चुका हूं, 1, 2, 3, 4, 5। इनमें से अगर मैं बात करूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, फॉल्ट एनालिसिस, प्रोटेक्शन। ये 3 चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एज पर जेई एंड एई एग्जाम्स। बट क्वेश्चन तो कहीं से ही बन सकता है, सिलेबस में पूरा है, ऐसा नहीं बोलो कि आपका सिर्फ एक ही पार्ट है, 5 पार्ट। हम बात करने वाले इस चैप्टर में, जो हमने अभी स्टार्ट किया है, वो है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो हम अपना ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइन होती क्या है, ठीक है ना।
ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है आपका, जनरेटर को लोड से कनेक्ट करने वाली लाइन, कॉपर कंडक्टर की या फिर एल्यूमिनियम कंडक्टर की। फिर इसी चैप्टर में हम बात करेंगे कि भाई कॉपर अच्छा है कि एल्यूमिनियम अच्छा है, कितने प्रकार की लाइन होती है, पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज लाइन क्या होती है, एसीएसआर कंडक्टर क्या होते हैं, उससे रिलेटेड हर एक चीज, कंडक्टर के बारे में, ट्रांसमिशन लाइन के बारे में हर एक चीज, स्किन इफेक्ट क्या होता है, हर सारी चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे। इतना जानने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस वाले पार्ट पे, और हम यहाँ पे देंगे जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है वो एक फिजिकल थिंग है कि नहीं, बिल्कुल एक फिजिकल थिंग है, तो उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता होगा, आपका रेजिस्टेंस होता है, नहीं होता क्या आपका रेजिस्टेंस, आपका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, आपका भी कुछ इंडक्टेंस कैपेसिटेंस होगा, तो ट्रांसमिशन लाइन है, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर तो उसके कुछ होंगे ना, नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो हम वहां पे ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बारे में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि अलग अलग अरेंजमेंट मेरे सामने है, एक टावर बना के दे देगा मुझे, इसका आप इंडक्टेंस निकालो, कैपेसिटेंस निकालो, रेजिस्टेंस निकालो, तो वो मैं निकालने की कोशिश यहाँ पे करूँ। थर्ड चैप्टर आता है यहाँ पे स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस एनालिसिस। हम ये देखेंगे जो हमने ट्रांसमिशन लाइन बनाई है उसका परफॉर्मेंस कैसा, उसमें वोल्टेज ड्रॉप कैसा देखने को मिल रहा है ना, उसमें आपका वोल्टेज रेगुलेशन कितना है, वो सारी चीजें हम लोग आपके फन में यहाँ पे बात करेंगे। और यहीं पे मैं आपके बारे में बात करूंगा, मतलब एक तरीके से हम ये बात करेंगे कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन बनी है वो एक्चुअली में कैसी काम करती है एट फाइनल स्टेट, मतलब कैसे बोलूं मैं, एग्जांपल लेना पड़ेगा, एग्जांपल। देखो आप ये समझिए, जैसे आप टिकट बुक करते हैं, ठीक है, टिकट बुक करने का, रेलवे की जब टिकट बुक करते हैं तो दो जोन है उसको बुक करने के, एक होता है तत्काल का टिकट, तत्काल टिकट के टाइम होता है, अगर मैं 11 बजे होता है, 11-10 बजे है ना, 10 बजे होता है, 11 बजे होता है, ठीक है। तो अगर मान लो बात करता हूँ 11 AM तो ये होती है आपकी कौन सी टिकट, तत्काल वाली टिकट, मतलब ट्रांजिएंट वाली टिकट। कभी इस पर टिकट बुक करके देख लेना, आपके पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे एनालिसिस करना, बिल्कुल उसी टाइम पे, बिल्कुल जीरो टाइम पे 11 बज के 2 मिनट तत्काल टिकट पूरी भर जाती है ना। तो वो हो गया है कि आपके पास ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, बिल्कुल उसी टाइम पे देखना है। और स्टडी स्टेट मतलब क्या, 24 घंटे हैं, उस टाइम को छोड़ के कभी भी देख लो, तो उसमें कोई दिक्कत ज्यादा जाती नहीं। तो हम दोनों एनालिसिस करेंगे, जो हमने ट्रांसमिशन लाइन बनाई है ना उसकी हम दोनों तरह से एनालिसिस करेंगे, लेकिन पहले कौन सी करेंगे, स्टडी स्टेट, और दूसरी हम करेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस, जो सडन चेंज पे, ट्रांजिट मतलब क्या, सडन चेंज, तत्काल बुकिंग मतलब क्या, सडन चेंज, 11 बजे आराम से था पोर्टल, 11 बज के 1 मिनट पोर्टल सर्वर डाउन, है ना, सडन चेंज आता हुआ, ठीक। दूसरा आपके पास वोल्टेज कंट्रोल, जो आप लोग ट्रांसमिशन लाइन बना रहे हो, है ना, उसमें कभी भी फॉल्ट की वजह से वोल्टेज बढ़ सकता है, तो हमको कंट्रोल कैसे करेंगे, या फिर कभी हमको लगता है कि यार वोल्टेज को बढ़ाना है ट्रांसमिशन लाइन में, तो वो कैसे करेंगे, कभी कभी लगता है कि वोल्टेज को कम करना है, तो वो कैसे करेंगे, पावर फैक्टर को कैसे करेक्ट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज कंट्रोल होगा वो कैसे। नेक्स्ट पार्ट होगा अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल मतलब ये समझिए कि अभी तक जो भी ट्रांसमिशन हो रहा था वो ओवरहेड हो रहा था, उसके कुछ बेनिफिट्स थे, अंडरग्राउंड के भी कुछ बेनिफिट्स हैं, उनको भी देखेंगे, उनको भी समझेंगे। तो वो टॉपिक हो गया हमारे पास। इंसुलेटर के बारे में जानेंगे, भाई इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं, इंसुलेटर मतलब जो हम ओवरहेड में जो हम लोग यूज करेंगे इंसुलेटर, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। ओवरहेड मतलब जो ऊपर, आपके हेड के ऊपर है कंडक्टर, जो टावर में रहते हैं, उसको बोलते हैं ओवरहेड लाइन इंसुलेटर। फिर एक कोरोना एक इफेक्ट होता है ट्रांसमिशन लाइन में, है ना, उसके बारे में जानेंगे कि ये ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना का क्या इफेक्ट होता है। अभी कुछ टाइम पहले, 2-3 साल पहले कोरोना जो वायरस था बहुत फैला था, तो उसी के सिमिलर हमारे पास पावर स्टम में कुछ कोरोना होता है, उसी के सिमिलर ही है, जो वहां पे लक्षण थे वहां पे भी ऐसे लक्षण, है ना। तो वो कोरोना के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहाँ पे HVDC ट्रांसमिशन, जो हम लोग यहाँ पे ट्रांसमिशन कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, वो AC में था, तो कैसे क्या क्या होगा अगर हम उसको DC में करें, तो वो जानेंगे। और साथ में लास्ट में हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे। तो ये कुल मिला के हमारा एक पार्ट बनता है, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ऐसे जनरेशन होगा, फॉल्ट एनालिसिस होगा, प्रोटेक्शन होगा, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। लेकिन मैंने सबसे पहले स्टार्ट कहां देखिए अपने सब्जेक्ट को, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि थोड़ा सा
इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ सभी लोग फटाक से। हम लोग अपना पहला पार्ट जो है हमारे पास यहाँ पे कौन सा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। कितने लेक्चर में कवर करेंगे ये तो मुझे नहीं पता यार अभी, ऐसा मैंने, वीडियो चल रही है बट मिड में एक बॉक्स आ रहा है। जी सर, अब तक एक आइडिया लग गया सर, एक बात अच्छी बात। ओके, कितने लेक्चर में कवर होगा मैं अभी तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अभी 4-5 लेक्चर में कवर हो, पता चल जाएगा वो कितने लेक्चर लगने वाले, बेस्ड ऑन योर स्पीड एंड माई स्पीड। अगर हम लोग बढ़िया आराम से सिंक्रोनाइज होके स्टेबल मोड पे आगे बढ़ते जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन कहीं पे अगर कुछ फॉल्ट में प्रॉब्लम आती है, हम लोग की जो सिंक्रोनाइजेशन है उसमें अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो हो सकता है हमको अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में टाइम लग जाए। जब कभी ट्रेन चलती है ना, तो कभी लोग ट्रेन खींचते हैं रास्ते में कि भाई हम लोग चढ़ नहीं पाए, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग कब कितने टाइम तक पहुंचेंगे, वो डिपेंड करता है कितने लोग चैन को पुल कर रहे हैं, है ना। अगर आप लोग नहीं चढ़ पाओ तो पुल तो करोगे, तो उस पर भी डिपेंड करेगा, और करना भी चाहिए। जब पैसे देके टिकट लिए हैं तो ऐसे थोड़ा ट्रेन को जाने देंगे। तभी आप ऐसा करोगे क्या, नहीं करोगे। चलो, हम लोग अपना पहला चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन के बारे में बताया क्या मैंने, पावर कंडक्टर होता है। ट्रांसमिशन मतलब क्या, आपका पावर कंडक्टर कनेक्टिंग सोर्स टू लोड। सोर्स ये है, लोड ये है, इसको जो कनेक्ट करे वही आपका होता है ट्रांसमिशन लाइन। 4 प्रकार के कंडक्टर हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। सिल्वर मतलब एजी, एजीओजी। कॉपर मतलब सीयू। एल्यूमिनियम मतलब एआई, एल। गोल्ड मतलब एयू। इनमें से ये 4 प्रकार के कंडक्टर है जो कि कंडक्टिविटी इनकी अच्छी है, इनका हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि भाई सिल्वर तो बहुत महंगा होता है, गोल्ड तो और भी महंगा, गोल्ड तो पहनने के लिए हम किस तरह के पास नहीं है, कंडक्टर थोड़ा बना देंगे ट्रांसमिशन लाइन को। अगर मान लो बना भी दिया तो लोग लग जाएंगे, ट्रांसमिशन में चढ़ जाएंगे कि पहले काटो उसको, भले करंट लगे चाहे ना लगे, है ना। इन दोनों का तो ऑप्शन ही नहीं है, 2 चीजें बचती है हमारे पास, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इनमें से अच्छा कंडक्टर कौन है, कॉपर। कॉपर इज एक्चुअली गुड कंडक्टर, इसकी जो रजिस्टिविटी होती है ना वो कम होती है, मतलब इसके जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो कम मिलेगा, मतलब जो करंट को फ्लो करने में जो अपोज करेगा वो कम होगा। बट इसके बावजूद हम लोग एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। हमारे पास 2 कंडक्टर हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम। हम लोग अपने ट्रांसमिशन लाइन के लिए कॉपर यूज नहीं कर रहे हैं, जो कि बेस्ट कंडक्टर है। कॉपर बेस्ट कंडक्टर है, बट हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे कुछ रीजन है, हम लोग एल्यूमिनियम को प्रेफर कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ रीजन है। और पहला जो रीजन है वो यही है, पैसा। हम लोग इतने अमीर नहीं है जो कॉपर, अरे आप लोग को क्या पता, हमारे घर में घर की बात नहीं है, जब हम लोग हॉस्टल में थे, है ना, तो गवर्नमेंट क्वार्टर थे, उस टाइम पे क्या था कि हम लोग को फैन लगवाना था, क्योंकि फैन उस टाइम पे बिगड़ा हुआ था, बहुत पुराना था। तो हम लोग फैन लेके आए थे, वो भी एल्यूमिनियम वाइंडिंग का। आप सोचिए, 300 रुपए का फैन था, 300 रुपीज का। कॉपर का आया था 1000 रुपए का फैन, कुछ 1000 नहीं, 1200 का, 1200 रुपए का फैन था कॉपर का, कॉपर वाइंडिंग वाला। हम एल्यूमिनियम वाइंडिंग का लेके आए, कितने रुपए में, 300 रुपए में। बढ़िया आराम से रात भर चलाते थे, सुबह चले गए और अपने कोचिंग वगैरह पढ़ते थे, आराम से कॉलेज में रहते थे, आराम से 3 साल 4 साल चले हैं। लेकिन ये है कि ये और लंबा चलता है, ये तक एल्यूमिनियम वाला जो हम लोग चलाते थे वो क्या था कि ज्यादा लॉन्ग रन नहीं था उसका, 3 घंटे 4 घंटे, तो गर्म तो होता था लेकिन जल्दी से बंद भी कर देते। लेकिन अगर उसको हम लोग अपने घर में लगा लें 12-12 घंटे के लिए, तो भाई एल्यूमिनियम वाला जल जाए। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस है भाई। आप कॉपर कंडक्टर की बात करो, अपने घर अपने अपनी बारे में बता दिया मैंने कि हमने खुद ही एल्यूमिनियम वाइंडिंग का क्या लगाया है, फैन लगाया हुआ। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका फैन बर्न हो गया, जल गया, आप रिपेयरिंग पे देते हो तो क्या करता है, कॉपर को निकालता है, एल्यूमिनियम चिपका देता है उसमें, और वाइंडिंग कर देगा आपको 150 रुपए में। ठीक है, तो ये डिफरेंस है भाई, एल्यूमिनियम का हम इस लोग यूज करते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, सस्ता है। दूसरी एक और चीज है, अभी आपके पास अगर ऐसा हो, 2 फैन लेना आप लोग, एक एल्यूमिनियम वाला और एक कॉपर वाला,
आप लोग ये देख पाओगे कि जो एल्यूमिनियम होता है वो हल्का होता है। घर पे भी आपके पास बर्तन होंगे, एल्यूमिनियम के बर्तन होंगे, कॉपर के बर्तन, दोनों बर्तन होंगे। किचन में जाना, पूछना मम्मी से, मम्मी एल्यूमिनियम का बर्तन दिखा दो और कॉपर का बर्तन दिखा दो, दोनों को उठा के देखना, आपको ये हल्का फील होगा एल्यूमिनियम वाला। बोले क्या भाई, कुछ घपला वपला क्या दिया क्या इसने, क्या है ये इतना हल्का क्यों, कॉपर वाला थोड़ा भारी हो। इसका मतलब क्या है, मतलब एल्यूमिनियम का अगर वेट कम होता है, लो वेट पर डेंसिटी, दोनों की डेंसिटी हम समान ले लें, बराबर बराबर डेंसिटी लें, तो कॉपर एल्यूमिनियम आपका क्या होता है, यहाँ पे हल्का होता है। हल्के होने से एडवांटेज, ये एडवांटेज कैसे हुआ भाई, इसको आपको ऊपर टंगाना भी तो है। मैं आपको बोलूं, कि ये आपका घर है, ये आपका घर है, ये आपकी सीढ़ियां हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 1 क्विंटल की बोरी है, ये आपका 10 किलो की बोरी है, 10 kg की, किसको लेके ऊपर चढ़ जाओगे, 10 किलो के लेके ऊपर चढ़ जाओगे आराम से छत पे। लेकिन ये 100 kg कैसे लेके जा पाओगे, नहीं जा पाओगे ना। तो ये प्रॉब्लम है। ये एक अच्छी बात है, हमारा एडवांटेज है एल्यूमिनियम का। अगर ये हल्का है तो जब मैं टावल लगाऊंगा ना आपके पास यहाँ पे, इस प्रकार जब टावल लगाऊंगा, तो मुझे कॉपर को यहाँ पे टंगाना पड़ेगा, और कैसे लेके जाऊंगा मैं। हाँ, अगर एल्यूमिनियम हल्का है तो काम आसानी से हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये दो एडवांटेज है हमारे एल्यूमिनियम के। तीसरा एडवांटेज है कि, वो एडवांटेज अभी बताने में मुझे टाइम लगेगा, एक्सप्लेन करता हूँ। बस उसके पहले एक आपको चीज पता होना चाहिए, ये रजिस्टिविटी। अब ये बोलोगे सर ये तो डेटा है, इसको याद करना पड़ेगा क्या, याद कर लो। मैं ये बोलूँगा याद कर लो, SSC जेई का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है ना। तो ये ध्यान में रखो आप लोग कि आपका एल्यूमिनियम का रजिस्टिविटी कितना होता है, 10⁻⁻, से दोनों में, 10⁻⁻, से दोनों में। इसमें क्या है 2.82, इस पे 1.6। अगर नहीं भी आप तो इतना तो याद कर लो, 2.8 1.6, है ना, इतना याद कर ही लो, ठीक है। रो ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है मैंने, 2.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। और इसका आपका हो जाएगा कितना, आपका कॉपर का 1.6 इंटू 10⁻⁻, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। भले इन दोनों को लास्ट वैल्यू को आप हटा दो, लेकिन इतना तो आपको याद होना चाहिए। अब एक बात समझना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मान लो मेरे पास, मैं दो ट्रांसमिशन लाइन बनाता हूँ, मैं दो ट्रांसमिशन लाइन बना रहा हूँ, एक बनाया मैंने कॉपर का, एक बनाया मैंने एल्यूमिनियम का, उसके जस्ट आगे आगे पीछे, दोनों की लेंथ मैंने क्या रखी बराबर। मतलब एक की लेंथ 10 किलोमीटर, दूसरे की लेंथ भी 10 किलोमीटर। अब ये समझना कि जो एल्यूमिनियम होता है ना, उसकी रजिस्टिविटी क्या है, ज्यादा। हाँ या ना, हाँ। एल्यूमिनियम की जो रजिस्टिविटी है वो क्या है, ज्यादा। और आर का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए। अगर मैं दोनों का रेजिस्टेंस सेम रखता हूं, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अगर दोनों में रेजिस्टेंस मतलब जो पावर का फ्लो अगर वो सेम है, तो अगर अगर क्या एल्यूमिनियम की रजिस्टिविटी ज्यादा होती ही है, तो अगर मुझे इसको कांस्टेंट रखना है तो मुझे एरिया को भी क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर रो ज्यादा है तो एरिया भी मुझे क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, उस चीज को मैं अभी आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे अगर मैं एल्यूमिनियम का बना रहा हूँ, है ना, एल्यूमिनियम मेरा इस प्रकार कंडक्टर बनेगा, इतना थिक। और जबकि कॉपर का बनाता मैं तो इतने पतले में काम बन जाए। तो बोलो आप मुझे बताओ सर, ये आप एडवांटेज बता दिए डिसएडवांटेज बता दिए, ये तो डिसएडवांटेज बता दिए सर आपने, क्या बता दिया ये, आप जो बता रहे थे, आप तो बता रहे थे कि एल्यूमिनियम का एडवांटेज है ये कौन सा एडवांटेज हुआ भाई, मोटा कंडक्टर लगा रहे कोई एडवांटेज है क्या, आप लोगों में से एडवांटेज लग रहा है क्या ये। हम्म, कॉपर को लगा दे पतली वायर में काम बन जाता, एल्यूमिनियम लगा रहे हो ज्यादा मोटा कंडक्टर हो गया, ज्यादा थिक है। तो क्या ये एडवांटेज है, कहां से एडवांटेज बोल दिया, एडवांटेज है। कैसे एडवांटेज है, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे एडवांटेज है। मतलब जो हमारा एल्यूमिनियम वाले कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो ज्यादा होगा, और कॉपर का यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। ऐसा क्यों बताया मैंने, वो एडवांटेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एल्यूमिनियम क्या है आपका, थिक, कॉपर क्या है। अब ये समझना
कि ये कंडक्टर में क्या है, आपके पास चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हैं। बट यहाँ पे चौड़ी रोड है भाई। मान लो, ऐसा मान लो कि ये कंडक्टर है, यहाँ पे मान लो 10 लोग हैं, है ना, चौड़ी रास्ता है, तो बड़े आराम से धीरे धीरे निकल जाएंगे, कोई किसी दूसरे को परेशान नहीं करेगा। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि ज्यादा ज्यादा चौड़ी रोड है ना, 10 बाइक जा रही है तो आराम से निकल लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो भाई, कॉपर में क्या प्रॉब्लम होगी, ये तो समझे नहीं है। यहाँ पे 10 लोग नहीं जा सकते, रोड बहुत कम चौड़ी है। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे डेंसिटी, चार्ज की डेंसिटी यहाँ पे क्या है, लो। ई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है, कम। एल्यूमिनियम में ई कम है। अब ई कम मतलब क्या भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मतलब है आपका, भाई एक लॉस होता है कोरोना, तो वो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल से बताता हूँ। ये मान के चलिए कि अभी कोरोना वाला मौसम कितने जा, अभी 2-3 साल पहले था ना कोरोना वाला, जो हम लोग 1-1 फीट की डिस्टेंस बना के रखते थे, है ना। वहां पे क्या कहते थे, एक टाइम था ना, होम आइसोलेशन जो उसको हम बोलते थे, है ना, डिस्टेंस मेंटेन कर रखते थे, है ना। कोरोना वही था ना जो अभी 2 साल 3 साल पहले था। तो वही अगर हम बात करें कोरोना के बारे में, तो एक लोग यहाँ पे है, एक लोग यहाँ पे, एक लोग यहाँ, आराम से जा रहे हैं। उनको इसका जो कोरोना है, ये इसको इफेक्ट नहीं करेगा, ये इसको इफेक्ट नहीं करेगा, आराम से लोग जा रहे हैं, डिस्टेंस पे है। लेकिन यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया भी है, तो यहाँ पे कोरोना होने के चांसेस ज्यादा है, यहाँ पे कोरोना ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। कोरोना के टाइम पे हमको ये बात का पता चल गया था, भीड़ भाड़ वाली जगह में ज्यादा नहीं जाना है। ट्रेन बंद क्यों हुई, क्योंकि वहां भीड़ भाड़ होता है। जहां पे भी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होने की पॉसिबिलिटी थी, वो सब जगह चीजें क्या हो गई आपकी, बंद हो गई थी, क्योंकि वहां पे कोरोना क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमको इतना पता चला कि अगर हम लोग कॉपर लेंगे तो हमारे पास कोरोना क्या होगा, ज्यादा होगा। एल्यूमिनियम लेंगे तो कोरोना क्या होगा, कम होगा। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोरोना कहाँ पे कम होगा, एल्यूमिनियम में कम। ये हमारी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है। तो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में, हम हर जगह की बात नहीं कर रहे भाई, हम लोग ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइन के लिए इतना तो क्लियर हो गया कि ज्यादा अच्छा कंडक्टिविटी किसकी है, तो हम बोलेंगे भाई कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। रजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, ये हमको पता है, इतना तो मैंने आपको बताया। इनकी वैल्यू भी मैंने आपको बता दी, वो भी आप लोग याद रखना। रजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है, 2.8 इंटू 10⁻8। रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻8। ठीक, और साथ में मैंने बताया कि हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं किसका, एल्यूमिनियम का। रीजन क्या है, 3 रीजन है। पहला तो कॉस्ट कम होती है एल्यूमिनियम की, दूसरा वेट कम होता है आपका एल्यूमिनियम का, और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने कि कोरोना लॉस आपके पास यहाँ पे क्या होता है, कम होता है। या फिर अगर आप इसको और इलोबरेट करना चाहो तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे ई की वैल्यू कम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, कम। इस वजह से हम लोग कॉपर को प्रीफर ना करके एल्यूमिनियम को प्रीफर करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज हमारे ट्रांसमिशन लाइन की होनी चाहिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, सबसे पहला है कि लॉस कम होना चाहिए, हर जगह होता है ये ऐसा ही। मतलब ये कंडीशन मतलब मुझे लगता है कि लिखना ही नहीं चाहिए। लॉस ट्रांसमिशन लाइन में जो हो, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन एक फिजिकल थिंग है, जिसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसमें कुछ कॉपर लॉसेस होंगे, है ना। तो वो लॉस हमारे पास कम होना चाहिए। एक एडवांटेज तो हमको, मतलब जो हमको चाहिए अपने ट्रांसमिशन लाइन में, वो ये हो गया कि हमारे पास लॉस यहाँ पे कम होना चाहिए, मतलब इफिशियंसी हमारी ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप हो वो कम से कम होना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे दिया आपने 100 वोल्ट, तो यहाँ पे ऐसा ना हो कि 50 वोल्ट बचे, 50 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया सभी को, है ना। हमारा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप शुड बी एज लो एज पॉसिबल, जितना कम हो सके। तीसरी चीज क्या, टोलरेंस इन वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी
शुड बी इन लिमिट्स, ये भी सुमित कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? हैंड रेज का मतलब होता है आप डायरेक्टली बात कर सकते हो मुझसे, बोलिए। हाँ सुमित बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? शायद से आपको पता नहीं, वो धोखे से हो गया होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर कुछ डाउट रहता है तो आप अगर हैंड रेज करते हो ना, तो आप लोगों से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाओगे, बात कर पाओगे। ठीक है ना, क्लास के टाइम पे। चलो कोई बात नहीं, आपका कोई डाउट है तो आप दोबारा हैंड रेज कर लीजिएगा। ठीक है, अगर धोखे से हो तो कोई बात नहीं। तो देखना, तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी एक डिजायरेबल प्रॉपर्टी ये है कि टोलरेंस इन वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी शुड बी इन लिमिट्स। इसका मतलब क्या हुआ आप ये समझिए। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया यहाँ पे, ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन थी, ठीक, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, आपने यहाँ पे दिया 100 वोल्ट। ठीक, मान लो मैं दो मान ले कि यहाँ पे 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे कितना वोल्ट आएगा? 90। अब यहाँ पे जो 90 है अगर वो फिक्स है तो ठीक है भाई, अभी 2 मिनट पहले देखा तो 90 था, 5 मिनट बाद देखो तो 80 हो गया, फिर 5 मिनट फिर 90 हो गया, फिर 5 मिनट 80 हो गया। मतलब इसमें प्लस माइनस 10 का क्या आ रहा है? वेरिएंस आ रहा है, मतलब इसको बोलते हैं टोलरेंस। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर देखो 90 रहे चलेगा, अप डाउन नहीं होना चाहिए वोल्टेज। घर में जब वोल्टेज आता है ना आपके पास, अगर वो 240 की जगह 240 की जगह वो 200 भी आएगा तो दिक्कत नहीं है। बट 1 मिनट पहले 240 था, 200 हो गया, 240 हो गया, 200 हो गया, तो डिवाइस में इफेक्ट पड़ता है भाई। जो लोड आपके पास है ना, जो इक्विपमेंट आपके घर में कनेक्टेड है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। इसको बोलते हैं फ्लिकरिंग वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, है ना। मतलब ट्रांजिएंट बार बार हो रहा है, ट्रांजिएंट कम टाइम के लिए होना चाहिए, ट्रांजिएंट आपके सिस्टम में कम टाइम के लिए होना चाहिए। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताता हूं, जो हमारे मोबाइल फोन्स होते हैं ना, जो हमारे मोबाइल फोन्स होते हैं, बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी मोबाइल की बैटरी बहुत लंबी चलती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मोबाइल की बैटरी 1 साल में निपट जाती है, जबकि जिसकी बैटरी ज्यादा चलती है वो बहुत दिन में 24 घंटे चलाता है, तब भी उसकी बैटरी लंबी चलती है। उसके पीछे का रीजन समझो। आपको अपने फोन में ज्यादा ट्रांजिट नहीं देना है। ट्रांजिट मतलब क्या? ट्रांजिट मतलब क्या आपको बताता हूँ मैं, देखना। जैसे आपका मोबाइल फोन है, ठीक है, आपने इसको चार्ज में लगाया, 100% बैटरी हो गई, इसको आपने खत्म किया, डिस्चार्ज करना शुरू किया, डिस्चार्ज करना शुरू किया। अब आप मान लो इसकी बैटरी कितनी है आपकी? 20%। तो आप इसको चार्ज में लगाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगा? आधे घंटे बाद 0% हो जाएगा ये। फिर आप इसको दोबारा चार्ज करोगे, 100% हुआ। फिर डाउन लेके गए, कितने बार आपका हो गया? 0%। तो ये नहीं होना चाहिए, 0% बार बार नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारी बैटरी की लाइफ इसी पर डिपेंडेंट है। अगर आप मोबाइल फोन की बैटरी को बार बार यूज करके पूरा जीरो करते रहो, बार बार चलो फिर जीरो करो, तो बार बार ट्रांजिट फेस करना पड़ता, तो बैटरी वहां पे आपकी क्या होती है? खराब हो जाती है। तो आपने अगर क्या किया, 100% है, उसको ऑपरेट करना शुरू किया, 100 भी नहीं है, 95% कर लो इसको, 100 भी नहीं करना चाहिए, 95% किया आपने, उसको ऑपरेट करके कितना लिखा? 25%। फिर से चार्ज में लगा दिया, फिर 95 पे ले गए, फिर 25 पे आपने दोबारा चार्ज में लगा दिया। तो इससे बैटरी की लाइफ क्या होगी आपकी? ज्यादा रहेगी। ठीक है, समझ में आया सभी को? कोई बात नहीं। चलो, तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज में आपको बता रहा था कि जो हमारा टोलरेंस है ना, रिसीविंग एंड साइड वोल्टेज में, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दिया है। ऐसा है कि जैसे मान लो आपके घर पे सप्लाई आ रही है, उसका ±6% तक तो चलेगा भाई, है ना, आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर इससे ज्यादा वेरिएशन आ रहा है आपके टोलरेंस वोल्टेज में, तो आप कंप्लेन करोगे कि भाई इतना फ्लक्चुएशन आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, तो कुछ इसका किया जाए, तो हम लोग अपना कुछ काम करेंगे उस पर, है ना। तो ये एक बात हो गई आपके पास कि आपका ये एक लिमिट है, ये रेंज है। यूनिवर्सल मतलब विदेशों में 5% ज्यादा फ्लक्चुएशन अलाउड नहीं है, इंडिया में ±6% ज्यादा फ्लक्चुएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी में 1% ज्यादा नहीं होना चाहिए।
मतलब 49.5 से लेके 51.5 तक चलेगा, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब एक और बात आती है रेटिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। हर एक चीज की एक रेटिंग होती है ना, तो हम लोग अपने ट्रांसमिशन लाइन की रेटिंग कैसे करेंगे? दो रेटिंग होती है हमारे ट्रांसमिशन लाइन की, एक होती है पावर की रेटिंग, एक होती है वोल्टेज की रेटिंग। हमेशा ध्यान में रखना, वोल्टेज वाली जो रेटिंग होती है हमेशा लाइन टू लाइन होती है। कैसे होती है? हमेशा लाइन टू लाइन। और अगर हम बात करें पावर की, तो वो हमेशा अपेरेंट पावर रेटिंग होती है। हमारे ट्रांसमिशन लाइन में जो रेटिंग होगी पावर की, वो हमेशा किसकी होगी? एमवीए में होगी, मेगावाट में नहीं होगी, केवीआर में नहीं होगी। किस में होगी हमेशा? वो एमवीए, क्योंकि वो अपेरेंट पावर रेटिंग होती है। और जो वोल्टेज होगा वो कैसा होगा? हमेशा लाइन टू लाइन होगा। जैसे एक एग्जांपल है, ये मेरे पास एक सिंगल लाइन डायग्राम है। सिंगल लाइन डायग्राम मतलब क्या? पूरे पावर सिस्टम को एक लाइन में दिखाना, उसी को बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। ये जनरेटर है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, ये आपके पास बस है, ये आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है, फिर एक बस है, ये आपके पास ट्रांसफॉर्मर है, और आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन साइड है। ठीक है, तो ये जो रेटिंग है, यहाँ पे लिखा है 50 मेगावाट, गलत है। यहाँ लिखा 500 केवीआर, ये भी गलत है। ये लिखा 50 एमवीए, तो ये सही है। इसकी रेटिंग ये सही है, क्योंकि हमारे ट्रांसमिशन लाइन की जो रेटिंग होती है वो हमेशा एमवीए में होनी चाहिए, मतलब अपेरेंट पावर रेटिंग होनी चाहिए। अगर हमको पावर पता है, अपेरेंट पावर की रेटिंग पता है, अगर हमें मान लो क्वेश्चन में अपेरेंट पावर की रेटिंग दी हुई है, लाइन टू लाइन वोल्टेज की रेटिंग दी हुई है, तो हम इससे करंट की रेटिंग इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे? ये हमको एस पता है, हमको वी पता है, ये दोनों हमको क्या है? गिवन है। तो हम यहाँ से आई एल की वैल्यू निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? आई एल इक्वल टू एस मतलब पावर रेटिंग डिवाइड बाय √3 वी एल। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो। तो मेरे ख्याल से आज पहली क्लास थी, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके आगे का जो भी पार्ट होगा वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, है ना। आज तो हमारी पास क्या था? एक क्लास को शुरू करना था, है ना। और ये कितनी क्लासेस लगेंगी? मुझे लगता है कि पूरे पावर स्टेप को करने में, हाँ, एक रिक्वेस्ट नहीं, दो रिक्वेस्ट करिए आप। प्रिंस, एक रिक्वेस्ट नहीं, दो रिक्वेस्ट करिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसको कंप्लीट करने में लगभग 50 से 60 लेक्चर लग जाएंगे। लगभग 1 महीने का टाइम आपको अभी देना पड़ेगा। कंप्लीट पीडीएफ पावर स्टेम की ग्रुप में सेंड कर दीजिए, अभी कर देता हूँ मैं 5 मिनट से। ठीक है, बस 5 मिनट से मैं ग्रुप पे आपका ये कंप्लीट पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट। हाँ, प्रिंट आउट करा लीजिएगा, ये ज़्यादा सही रहेगा। गुड डे।